वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा जो कि हाल ही में संपन्न हुई है, आप में से कुछ लोगों ने दी है और कुछ लोग अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष देने की योजना बना रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है और ऐसे कई सारे वीडियो यानी कुल मिलाकर 9 आपको मिलेंगे, 9 हिंदी के और 9 अंग्रेजी माध्यम के, क्योंकि ये निबंध का है, ठीक है। और निबंध के 3 अलग अलग खंड, 150 अंक का पूर्णांक, 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक खंड में 3 विषय दिए होते हैं जिसमें से कि एक का चुनाव आपको करना होता है और प्रत्येक निबंध 700 शब्दों की सीमा रेखा के आसपास ही लिखना होता है। अर्थात एक एक लघु निबंध लिखना होता है जिसके लिए मोटे तौर पर 1-1 घंटे का समय आपको मिलता है, यानी कुल मिलाकर 3 घंटे। पूर्णांक आपका 150 और लिखने का तरीका आपका लघु निबंध वाला ही होना चाहिए जिसमें कि प्रस्तावना और उपसंहार में थोड़ा सा आप गहराई से विश्लेषण वाली बात कहेंगे, लेकिन जो निबंध का मुख्य हिस्सा होता है, मेन बॉडी होती है, वहाँ पर आप तथ्यों के सहारे अपनी बातों को प्रमाणित करेंगे। लघु निबंध में यही करना सही रहता है। ज़्यादा आप विस्तार में जाएंगे, बहुत लंबी भूमिका बांधेंगे तो निबंध का आकार बिना वजह लंबा होगा जिससे कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होगा। तो यहाँ जो हम मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे कि आप संक्षेप में कहते हैं पीएम आशा। ये हिंदी माध्यम में लिखा हुआ है, ऐसा ही आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा। अंग्रेजी माध्यम वाले थोड़ा सा इंतजार करें, उनके लिए भी सामग्री उपलब्ध होगी। वीडियो के माध्यम से हम जितने भी संभव हल हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं प्रश्न पत्रों के, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? अब इस टॉपिक को देखिए, ये सरकार की एक योजना है, एक अभियान है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया है, जनहित में चलाया गया है। जनहित में किसानों का हित इसमें जुड़ा हुआ है। किसानों की आमदनी को बढ़ाना ये सरकार का उद्देश्य है। आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था और उसी को टारगेट बना के इसे लाया गया था। और ये कोई नया अभियान नहीं है, काफ़ी पीछे से चला आ रहा है। तो पीछे का बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा, साथ में इस योजना का या इस अभियान का उद्देश्य बताना होगा। अब इसको लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, या किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे सार्थक तरीका होता है कि आप पहले शीर्षक का एक सही चुनाव कर लें। आप ये जांच परख लें कि जो 3 मुद्दे दिए हुए हैं एक खंड में, उसमें से कौन वाले टॉपिक पर आप ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि टॉपिक आकर्षक ही हो। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं ना जो कि बड़े ज्वलंत होते हैं, चमकते हुए अभी एकदम सुर्खियों में रहते हैं, तो कैंडिडेट उन्हें लोभ में आकर चुन लेता है कि ये बड़ा चर्चित मुद्दा है, इस पर अगर हम लिखते हैं तो बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा, भले ही उसके विषय में पूरा ना जानता हो। जब तक आपको किसी टॉपिक के विषय में A to Z मालूम ना हो, यानी उसके बारे में पूरी तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो, तब तक आप उस पर पेन नहीं लगाएंगे या उस पर लिखना चालू नहीं करेंगे, ठीक है। दिखने में भले ही साधारण मुद्दा हो, एकदम सिंपल टॉपिक आपको दिया हो, लेकिन उसके बारे में आप पूरा जानते हैं, उसके विषय में आपको पूरी एक संपूर्ण जानकारी है, तो आप निसंकोच उस पर लिखिए, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखने की शैली या जो लिखने का आपका मानदंड है, गुणवत्ता है, वो मायने रखती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने यही शीर्षक चुन लिया है, तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप एक मोटा सा ड्राफ्ट बना लीजिए। बहुत बारीक ड्राफ्टिंग में भी समय बहुत ज़्यादा नहीं खपाना है। समय का विभाजन कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि 3 घंटे का समय आपके लिए है, तो ये तो 1 घंटा आपने बांट दिया, लेकिन 1 घंटा पूरा का पूरा आप एक निबंध को नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार पुनरावलोकन के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। तो लास्ट के जो 10 मिनट होते हैं वो तीनों निबंधों का रिव्यू लेने के लिए छोड़ देने चाहिए कि आपने जो लिखा है उसमें कहीं कोई वर्तनी, व्याकरण या ऐसे कोई तथ्यों की गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ छूट तो नहीं गया है जो कि उसमें ऐड किया जा सकता है। लिखने के बाद जोड़ना बड़ा टेढ़ा काम होता है, लेकिन हाँ, कहीं अगर जोड़ने की गुंजाइश है, कुछ वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, तो क्या वो संभव है, कर सकते हैं, तो वो 10 मिनट में कंप्लीट करिए। परीक्षक के हाथ में आप कॉपियाँ सौंप देंगे तो उसके बाद परिस्थिति आपके हाथ से जाती रहेगी। तभी तक आपकी परिस्थिति आपके वश में है जब तक कि परीक्षक के हाथ में वो कॉपी नहीं है, आप लिख रहे हैं, तब तक मैदान आपका है, रण क्षेत्र आपका है। तो बड़ी सतर्कता के साथ वहाँ काम करना होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। ड्राफ्टिंग पहले इसलिए कर लेनी चाहिए ताकि आप दिशा से भटके ना। तो मेरी सलाह हमेशा ही किसी भी कैंडिडेट को ये होती है कि पहले शीर्षक का चुनाव करिए, यानी जो ABC करके 3 सेगमेंट आपके मान लीजिए कि बटे हुए हैं, जिसमें कि प्रत्येक में 3-3 मुद्दे दिए हुए हैं। तो आप A वाले में से एक अपना जो लिखने योग्य टॉपिक है उसको निकाल लीजिए, B वाले में से निकाल लीजिए, C वाले में से निकाल लीजिए। तीनों खंडों से अ ब स से आप अलग कर लीजिए एक टॉपिक, मतलब 3 मुद्दे आपके पास इकट्ठा हो गए। अब उसके बाद तीनों की इकट्ठे आप ड्राफ्टिंग कर डालिए। पहले मुद्दे की कर लिया, कैसे इसका ढांचा तैयार करना है, मतलब प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे।
कौन से पॉइंट्स शामिल करेंगे, जो मेन बॉडी है वहाँ क्या क्या आप लिखेंगे, और उसके बाद उपसंहार में किस मोड में लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, वो सब आप बना लीजिए। वैसे ही बाकी के 2 निबंध जो है उनकी भी ड्राफ्टिंग कर लीजिए और तब जाकर लिखना शुरू करिए। विश्लेषण वाला काम एकदम अंत में करना होता है। विश्लेषण का काम अगर आप शुरुआत में करेंगे तो होगा ये कि आप एक बार सेलेक्टिव मोड में जाएंगे, आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट बनाया, फिर लगे लिखने, फिर उसके बाद अगले निबंध के लिए आपने सेम वही काम किया, अगली लिस्ट में से एक टॉपिक उठाया, फिर ड्राफ्ट बनाया, फिर से आप विश्लेषण, तो आपको असुविधा होगी, आपका ज़्यादा समय बर्बाद होगा। इसलिए एक बार में एक तरीके का काम। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेटजी की। अब इस मुद्दे पर कैसे लिखा जाए तो ध्यान से देखिए इसमें लिखना क्या है और ये किस तरह का टॉपिक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, ठीक है। अब ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है या आप कह लीजिए कि सरकारी अभियान है जिसमें कि बहुत सारे तथ्य होंगे, बहुत सारे आंकड़े होंगे। तो इस निबंध का जो मुख्य हिस्सा है, मेन बॉडी है, वहाँ पर आंकड़ों की भरमार, आंकड़ों की बौछार आपको करनी है। अपनी बातों को तथ्यों के सहारे प्रमाणित करते जाना है। कोरी बात नहीं करनी है कि किसानों के लिए ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, आमदनी दोगुनी कर देनी चाहिए। साथ में कुछ आंकड़े भी देते चलने हैं जिससे कि आपकी बात प्रमाणित होती रहे, ठोस लगे, पढ़ने में अच्छी लगे। और प्रस्तावना और उपसंहार में, जैसे प्रस्तावना में एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पूरी तरह से योजना को ही इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ें, और नहीं तो ये इस योजना में अगर कुछ नया हो रहा है, करंट अफेयर में कुछ इसके विषय में चल रहा है, क्योंकि ये स्कीम नई नहीं है, पुरानी है, तो जब ये चर्चा में होती है, मतलब किसी भी स्कीम को, पुरानी स्कीम को तभी आयोग देता है या इसे मतलब हिस्सा बनाया जाता है चर्चा का, जब इस पर वर्तमान में कुछ न कुछ नया हो रहा हो, ठीक है। तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। अखबारों की ये हेडलाइन बन गई या क्यों चर्चा में थी हाल फिलहाल में, तो उसकी चर्चा करते हुए, उसके विषय में लिखते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है और एक करंट अफेयर वाला लिंक इसमें हो सकता है, टच हो सकता है, जिससे कि आप अपनी इंट्रो को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ एक ट्रेडिशनल तरीके से शुरू किया गया है। अब आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मॉडल है, इससे आप अंदाज़ा अपना लीजिए, एक आधार बनाइए और अपने शब्दों में लिखिए। तो कहा गया कि किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में, यहाँ ये देखें आप, संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया ये असाधारण कदम था, ठीक है। मतलब असाधारण ही है, सही बात है, क्योंकि इतनी सारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इनको बना पाना ही अपने आप में सामान्य विषय नहीं हो सकता है। और इसका उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। यही एकमात्र उद्देश्य है। योजना का उद्देश्य तत्काल स्पष्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि योजना का उद्देश्य स्पष्ट करने में आपका उपसंहार आ जाए और आपका पूरा लिखने का समय ही गुजर जाए, ठीक है। सितंबर 2018 में घोषणा हुई थी और यह योजना फसल खराब होने की दशा में संकटग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यही इसका उद्देश्य है, ठीक। मूल उद्देश्य की बात की जा रही है। किसान देश की जीवन रेखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, सभी जानते हैं। कोई भी देश कितना भी विकसित हो जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन उसे खाने के लिए अनाज चाहिए। उसकी जो आबादी है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो खाएगी क्या? नोटों की गड्डियाँ तो खाएगी नहीं। धरती चाहिए अनाज उगाने के लिए, और अनाज उगाने वाला चाहिए, जो कि आज बहुत, मतलब आज का जो समय है उसमें बहुत गिने चुने रह गए हैं। किसानों का खेती की ओर से रुझान खत्म हो रहा है और इसीलिए सरकार को तमाम प्रयास करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए प्रयास अभी नए नवेले शुरू हुए हैं, ये पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन पहले भी किसानों को जो योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा बनाकर दी जाती थी या वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता था, उसका पूरा मुनाफा नहीं मिल पाता था। अपने भारत में जो मझोले या लघु किसान हैं, एकदम छोटे वाले फार्मर्स हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ तक योजनाओं का पूरा फ़ायदा पहुँच नहीं पाता है। जैसे हरित क्रांतियाँ 2-2 बार आईं और उससे गेहूं का उत्पादन या जो खाद्यान्न फसलें हैं उनके उत्पादन में बेहिसाब वृद्धि हुई। जो मालदार किसान थे, जो बड़े जमींदार टाइप के किसान थे, उनकी ग्रोथ भी हुई बढ़िया, एकदम बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिक बन गए और तमाम तरह की सुविधाएं। लेकिन जो छोटे किसान थे वो और बदहाल होते गए, यही हकीकत है, और गरीब होते गए और उनकी जो जीवन रेखा है वो एकदम से गरीबी के अंदर खिंचती गई। तो इसके पीछे भी रीज़न है, योजनाएं वहाँ तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाती, योजनाओं के प्रति जागरूकता वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो वो सब भी गौर करने वाली बातें हैं। फिलहाल हम अभी शुरुआत करते ही बुराई नहीं करेंगे। सरकारी योजनाओं में हम बुराई से शुरुआत करें तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। भलाई से शुरुआत करेंगे और इसका जो नकारात्मक पक्ष है उसको बीच में और अंत में बचा कर रखेंगे, ठीक है। अंत में भी एकदम समापन जो है वो बुराई के साथ नहीं करना है, अंत में सरकार का ही पक्ष लेना है, लेकिन हाँ उसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो भी आपको दिखाने हैं ताकि संतुलन बना रहे। तो यहाँ कहा गया कि किसान देश की जीवन रेखा है, देश का विकास कृषि और कृषक के बिना संभव नहीं है। सही बात है। आज स्थिति यह है कि भारत न केवल बहुत से कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर है, बल्कि एक बड़ा निर्यातक भी है उन उत्पादों का।
अब ये निर्यात किसका करता है और आयात किन चीज़ों का करता है, ये आप आंकड़ों के तौर पे चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, इन रुझानों के बावजूद एक कड़वा सच यह है कि भारत में किसान अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त कर पाते, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। किसान अपने खेत में उपजाए और फायदा कोई दूसरा ले जाए, कोई और कंपनी उनके यहाँ से थोक के भाव खरीद के उसकी ब्रांडिंग करके अपने नाम से बेच रहा है। अब आप देखते हैं बड़े बड़े जो ब्रांड हैं जिसे टाटा के द्वारा बेचा जाता है, या और भी हैं ऐसे, टाटा ही सिर्फ नहीं है, टाटा तो कुछ मामलों में परमार्थी भी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं। किसानों का राशन खरीद के उस पर अपना टैग लगा के थोड़ा सा उसकी प्रोसेसिंग करके और उसे मार्केट में बेचते हैं दुगने चौगुने दाम में। क्या उतना फ़ायदा किसान को मिलता है? कभी नहीं। तो यही वजह है किसानों की बर्बादी की। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि इसलिए ही किसानों की आय दोगुनी करने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य के सोपान के तौर पर पीएम आशा को लाया गया था यानी पीछे की बात। ठीक है, जिसमें मूल्य निर्धारण के साथ भावांतर योजना, अब इसमें कुछ जो पीछे की योजनाएं और साथ वाली योजनाएं उनका उल्लेख आप करेंगे। तो भावांतर योजना, पायलट निजी खरीद और जो स्टॉकिस्ट योजना थी, ये सब शामिल की गई है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आगे आप देखेंगे। अब यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक आपकी प्रस्तावना पूरी हो गई है। इसको लिखने का ये एक परंपरागत तरीका था। आप चाहें तो इसको नवोन्मेषी तरीके से ज्वलंत मुद्दों के साथ शुरू कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप अगर ऐसा कर सके तो और अच्छी बात है। फिलहाल योजना में शामिल जो बिंदु हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के हमारी बात को माना नहीं जाएगा। तो योजना के जो पॉइंट्स हैं उन्हें बताना आवश्यक है, ताकि परीक्षक को लगे कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी नहीं रखते हैं, आपको हर विषय की गहरी जानकारी है। तो आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इन तथ्यों को, इन पॉइंट्स को आप शामिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दाल, तिलहन, गरी की भौतिक खरीद राज्य सरकारों के सक्रिय योगदान से केंद्रीय नोडल एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। मतलब इसका किसानों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो खरीदार कौन होगा ये बताना आवश्यक है ना, और किन चीज़ों की खरीद हो रही, तो वो आपने बताया। साथ में आप लिख सकते हैं कि नेफेड के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम यानी जो आपका FCI है, ये भी राज्यों या जिलों में जो PSS की परिचालन की जिम्मेदारी है उसको संभालेगा, ताकि उसे सही तरीके से किया जा सके। परिचालन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसमें गड़बड़ियाँ हैं। और खरीद पर होने वाले खर्चे और नुकसान का वहन केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक करेगी। वो नुकसान किसानों को या जो विक्रेता हैं उनको नहीं उठाना पड़ेगा। और उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया जिसके लिए MSP को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तिलहन के कई सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें से वो सभी तिलहन फसलें जिन्हें कि यहाँ कवर करने की बात की जा रही है, और इन्हें जो MSP का मामला था, MSP की लिस्ट थी, उसमें अधिसूचित किया गया था। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तथा बिक्री या औसत मूल्य के बीच का अंतर है, उसका सीधा भुगतान पहले से पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो कि एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे। ठीक है, ये एक मामला है। ये सारे तथ्य हैं जो कि आपको जोड़ने होंगे, और ये मेंस की भी आंसर राइटिंग में आपको काम देते हैं। समस्त भुगतान किसान के पंजीकृत खाते में मिलेगा, लेकिन इसमें फसलों की कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं होगी। ठीक है, और इसके पीछे वजह बताई गई है, क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री मूल्य में अंतर कर किसानों को पारिश्रमिक मिलता रहता है। अब इसके बाद PDPS, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा सहायता तय मानकों के हिसाब से दी जाएगी। और तिलहन की जो फसलें हैं यानी तेल वाली जो फसलें होती हैं, उनके लिए राज्यों के पास एक विकल्प होगा कि वे चुने हुए जिलों की जो APMC है उसमें प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और स्टॉकिस्ट वाला जो काम था, मतलब स्टॉकिस्ट योजना, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे इस योजना के बिंदु हैं। इनको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या एक चार्ट ऐसे सामान्य बना सकते हैं कि योजना के बिंदु, ऐसे मुख्य बिंदु, और उसके बाद एरो से आप बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें जोड़ सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये जो थ्योरी के फॉर्मेट में लिखा गया है ना, लिखित रूप में ऐसे मोटे मोटे पैराग्राफ हैं, ये आपका एक चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में हो जाएगा, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप का वहाँ दिखाई देगा और देखने में आकर्षक होगा। ये प्रयोग यहाँ किया जा सकता है और इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल स्टॉकिस्ट योजना की चर्चा हम काफ़ी पीछे से कर रहे हैं। तो स्टॉकिस्ट योजना जिंसों की भौतिक खरीद से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, वही चीज़ है, उसका नया रूप आप समझ सकते हैं। और इसलिए इसके द्वारा जो PSS या PDPS है उसको प्रतिस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, मतलब उन्हें हटा के इसे ले आएंगे। और यह व्यवस्था तब अमल में लाई जाएगी जब निजी चयनित एजेंसी को भारतीय बाजार में उतारने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ दोनों को शामिल किया गया था, इनकी सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाएगा। तो ये मामला है। और साथ साथ देखें कि शुरुआत में ये जो योजना है, मतलब कोई भी योजना बिना पैसे के तो चलेगी नहीं।
तो इस योजना में शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट किया गया था तो 15,053 करोड़ रुपए की उस समय मंजूरी, और गारंटी के तौर पर जो आंकड़ा तय किया गया था वो था 45,550 करोड़ का। इस तरह के आंकड़े आपके लिए बड़े ही सहायताजनक होंगे, सुविधाजनक होंगे। मतलब इसके माध्यम से आप आकर्षित कर सकते हैं परीक्षक को, वो ये समझेगा कि आपने पढ़ाई अच्छे से की, आप गहरा नॉलेज रखते हैं। आगे हम क्या लिख सकते हैं? अभी तक तो हमने सिर्फ आंकड़े दिए, हमने बताया कि योजना में बिंदु क्या क्या थे। आगे आप इसमें जोड़ सकते हैं कि सरकार उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले ही वृद्धि कर चुकी। ये पहले का मामला था, और एमएसपी की वृद्धि की वजह से खरीद व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी ऐसा माना गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं देखा गया है। यही दिक्कत है। योजनाएं बड़ी महत्वाकांक्षी होती हैं, बड़ी ही आसमान छूते हुए उनके मंसूबे होते हैं, और ये कोई भी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, सिर्फ वर्तमान सरकार नहीं, पीछे की जो सरकारें हैं उनके साथ भी यही दिक्कत है। तो समस्या ये होती है ना कि हर सरकार चाहती है किसानों का भला, किसानों का कल्याण समझ के ही योजना बनाती है, कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसका फायदा किसानों तक या जो असली उसके हकदार हैं वहां तक पहुंच नहीं पाता। आगे देखें, एमएसपी की वृद्धि की वजह से खरीद व्यवस्था सुधरेगी ऐसा माना गया और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ी है ये सोचने का मुद्दा है। धान, गेहूं और पोषण से भरपूर जो मोटा अनाज है, अच्छा देखिए, जब हरित क्रांति आई तो जो मोटे अनाज थे जैसे कि बाजरा है, रागी है आपका, या ज्वार है, मतलब जौ की भी बात हो रही है, और एक ज्वार होता है जिसको कि गांव में जोनहरी कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे मोटे अनाज हैं। सावा कोदो है, मोटा अनाज तो नहीं कहा जाता लेकिन ये भी साइड वाले ही होते हैं। तो ये सब इनकी खेती ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई, मतलब इनकी खेती एक तरह से हतोत्साहित हो गई। लोग गेहूं चावल उगाने लगे, विशेष तौर पे गेहूं। यही 2 खाद्यान्न सब पे हावी हो गए, बाकी आवश्यकता के लिए सब्जी और दलहन तिलहन इन सब की खेती होती थी ज़रूरत की वजह से। लेकिन मोटे अनाज हतोत्साहित होते रहे जो कि असली फायदेमंद थे और पोषण के पूरे चक्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। मतलब आप गेहूं का आटा खाकर उतने स्वस्थ नहीं रह सकते हैं जितना कि ज्वार बाजरे का खाकर रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पोषक अनाज थे या पोषण युक्त अनाज थे, इनकी खेती को हतोत्साहित किया हरित क्रांति ने। अब क्या हो रहा है? अब सरकार इनके उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है। तो वही कहा गया, अब इसमें जो पोषण से भरपूर मोटा अनाज आदि है उसकी खरीद के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में मतलब उस विभाग की जो अन्य मौजूदा मतलब जो वर्तमान में चल रही योजनाएं हैं उनके साथ साथ कपास, जूट आदि की खरीद के लिए भी कपड़ा मंत्रालय की वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी। मतलब सबको मिलाकर यहाँ पर चलाया जा रहा है। उसमें सिर्फ खाने का अनाज नहीं, उसके अलावा कपास और जूट जैसे जो रेशे हैं जिनसे कि हम रेशा प्राप्त करते हैं, फाइबर प्राप्त करते हैं, और उसका अलग अलग इस्तेमाल होता है। जूट का अलग इस्तेमाल होता है, कपास का कपड़ों के सूत बनाने में इस्तेमाल हुआ, तो उनका भी इसी में शामिल किया गया। और कहा गया कि जो कपड़ा मंत्रालय उसकी वर्तमान योजनाएं भी साथ साथ चलती रहेंगी, ये उस समय कहा गया था। और नए बाजार का ढांचा स्थापित करना। अब देखिए, इतनी सारी बात तो हमने कर ली। हमने ये कहा कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बाकी साइड वाले जितने हैं वो तो है ही है। तो भाई उचित मूल्य तभी मिलेगा जब बाजार ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा बिक्री का। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो योजना है इसमें एक नए बाजार का ढांचा स्थापित करना सबसे ज़रूरी कदम होगा, क्योंकि किसान तभी अपनी फसल का उचित मूल्य हासिल कर पाएगा जब बाजार ठीक नहीं रहेगा, बाजार में भ्रष्टाचार, घोटाला और बिचौलियों की भरमार रहेगी, तो किसान को कहाँ से फायदा होगा। योजना बनाना और उसके सफल क्रियान्वयन में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो आप देख ही रहे हैं। सरकार अथवा प्रशासन, उसकी मंशा चाहे जितनी भी लोक कल्याणकारी हो, लोक मंगलकारी हो, लेकिन यदि आम जनता उसका स्वाद न चख सके, उस योजना के लाभों को न प्राप्त कर सके या उस योजना के फायदे न जान सके, तो फिर प्रयास व्यर्थ है। वृथा मतलब क्या होता है? बेकार। वही बात है, व्यर्थ। तो प्रयास बेकार है। आप कितना भी बड़ा प्रयास कर लीजिए, कितनी भी महत्वाकांक्षी योजना बना लीजिए, अगर वो क्रियान्वित ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है और जनता को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उसका बनने का फिर मतलब ही क्या है। और इसी वजह से प्रत्येक स्तर पर योजना की प्रगति और प्रदर्शन का मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है जितना योजना का निर्माण। योजना सिर्फ बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसका सफल क्रियान्वयन वो उससे भी बड़ी चुनौती होती है और उसी की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसमें लिखने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक मध्यम आकार का आपको लिखना था, तो उसमें आपको ये तय करना पड़ेगा कि किस एरिया में कितना लिखना है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट पहले बनाइए। तो इस निबंध में इतना ही। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको मिलेंगे, और हाँ, अंग्रेजी माध्यम वाला भी मिलेगा। अंग्रेजी वाले बंधु नाराज नहीं होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।